हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा भी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो आपके सामने जो पेपर दिख रहा है, ये जो पेपर है वो सीटेट 2021 का ऑफिशियल पेपर है। आप लोग इस पेपर को देखिए और आप ये अंदाजा लगाइए, जो लोग पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, कि किस हिसाब से ईवीएस का पेपर आता है। कल हम लोगों ने सीडीपी का पेपर सॉल्व किया था, आज हम लोग जो है ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हर एक सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। आप लोग हमारे साथ आंसर देते हुए चलिए और आप काउंट करिए कि आपके 30 में कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके सीटेट 2022 में भी आएगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हर एक चीज जो है एनसीईआरटी बेस ही आती है। ईवीएस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी पर ही आएगा। हम आपको हर एक चैप्टर वाइज में कवर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले ये देख लीजिए कि किस हिसाब से आपका पेपर यहां पर आता है। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो के। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की दमदार क्लास इस चैनल पर जो है चलती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सीटेट 2021 में ये पूछा गया था। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि मणिपुर जो है वो आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। बाकी लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको आप संघ शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कच्चे तेल या पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य कौन सा है। 62 का आंसर बताइए। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, या फिर बिहार और बॉम्बे हाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी क्वेश्चन जो है ये बाहर नहीं आते हैं, सब जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोलियम के उत्पादक जो है पेट्रोलियम के उत्पादन होते हैं। तो गुजरात और तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका संविधान था वो सबसे पहले जो है आपका 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। और आपका संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब ये आपका लागू हुआ तो इसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे जब ये बनकर लागू हुआ। तो बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये बनाया गया था। BN राव साहब ने इसको जो है लिखा था। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि आप पौधों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पौधा लगा हुआ है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन या संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। यानी कहने का मतलब यह है कि पौधे क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी था, जब 21 में पेपर में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन भी किया था, क्योंकि छात्रों ने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अधूरा है। आप खुद पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये पौधे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये जड़ होना चाहिए था, कि जड़ों के लिए जड़ के लिए किए जाने वाले या पौधों के लिए जड़ द्वारा किए गए कार्यों पर आपको इसमें करना था। इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं, जो जड़ें होती हैं वो पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, भोजन या संचित भंडारण करती हैं, पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। तो A, C और D इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, आप गलत क्वेश्चन समझ नहीं पाए हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन में डाउट था जब 2021 में पेपर आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, लेकिन छात्रों ने अपने जो है वहां पर IQ के हिसाब से इसको इन्होंने आंसर ACD कर दिया था। और ACD जो है CBSE ने इसको सही भी माना था कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पौधों को सहारा देना, भोजन को भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। आंसर बताइए। चलिए आपको ये बताना है कि पोचमपल्ली जो है वो किस जो कस्बा है वो किस राज्य का भाग है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर जो पोचमपल्ली की बात किया गया है, मैं थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगा। पहले जब पोचमपल्ली था वो तेलंगाना से अलग था, यानी पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। फिर आपको पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है,
2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना में हो गया। तो अगर ये पूछा जाए कि पहले पोचमपल्ली कहाँ था तो आंध्र प्रदेश में, और अब पोचमपल्ली कहाँ पहुँच गया है तो तेलंगाना में पहुँच चुका है। तो 65 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी कहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, तो आप इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बताइए इसमें से किस ऑप्शन में जितने चीजें दिए हैं सभी में जो है यहां पर आयरन पाया जाता है, नहीं लौह पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंवला में भी जो है यहां पर आयरन पाया जाता है, पालक में भी और गुड़ में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकने के योग्य है। यह भी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, चलिए तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पक्षी है जो हम लोगों से भी 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकती है। चलिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। ये जो 3 पक्षियां हैं ये मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकती हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इस बार रिपीट हो सकता है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि मैं ये सब टॉपिक वाइज आपको खबर करा दूंगा, ठीक है, मकानों से लेकर के, पक्षियों से लेकर के, और भी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं सब मैं टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। फिलहाल आप लोग आज ये देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए कि सर ये क्वेश्चन मैं गलत कर पा रहा हूं या मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं इनका अलग से करवा दूंगा। इससे बाहर आपकी ईवीएस कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। तो आपको यह बताना है कि किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे मकान होते हैं वो असम में पाए जाते हैं। तो 68 का 3 जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। असम में जो है बांस के जो है यहां पर मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। आपको हम बता दें कि सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मैप का देखने को मिलेगा जिसमें यह पूछ लेगा कि महाराष्ट्र बताइए जम्मू कश्मीर के किस दिशा में है, या दिल्ली महाराष्ट्र के किस दिशा में है, या जिस प्रकार का 69 क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्या हैं, बताइए। तो आप लोग जब मानचित्र देखोगे तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में आपका गांधीनगर पड़ता है और दक्षिण पूर्व में आपका पटना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको मानचित्र से जरूर मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप मानचित्र का क्वेश्चन ना गलत करें तो आप लोग एक भारत का मैप आप ले लीजिए और अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो उस टेबल के पास उसको रख लीजिए, और आपको उसमें कुछ करना नहीं, बस आपको ये देखना है कि कौन कौन सा राज्य किस दिशा में है। और अगर आप उसको बार बार अपने कॉपी से या अपने कॉपी में अगर आप भारत का नक्शा बनाकर और आप उसमें उन राज्यों को आप जो है बार बार आप लिखते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस दिशा में दिल्ली है और दिल्ली के किस दिशा में जो है आपके गांधीनगर है। तो इस तरीके का आपको वहां पर एक क्वेश्चन 100% फिक्स है जो मैप से आना ही आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के सापेक्ष जो गांधीनगर है वो दक्षिण पश्चिम में है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है वो दक्षिण पूर्व में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि मटर के पौधे पर जो है किसने प्रयोग किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखो भाई, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने कोई कॉलेज वाला ग्रुप बनाया, अपने साथ के छात्रों का ग्रुप बनाया है, तो उनको शेयर कर दीजिए, किसी का भला ही हो जाएगा, 2-4 नंबर सीटेट में बढ़ ही जाएंगे उनके। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए इसको। चलिए, तो ग्रेगर जान मंडल, ये बहुत ही जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर जान मंडल का नाम याद रखना है। इन्होंने मटर पर इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था। बहुत सिंपल होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा सही से। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। बताइए इसमें क्या सुझाव किया गया था आपको एनसीएफ 2005 में? बिल्कुल, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में यह सुझाया गया है कि हमको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सी हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसको जो है पाठ्यक्रम में जो है यहां पर सुझाव दिया गया था ईवीएस के। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनसीडोटल रिकॉर्ड्स? पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखो 15 क्वेश्चन तो आपको पेडागोजी का मिल जाएगा, जो आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो, और 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, और उनको हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं इसी चैनल पर करवा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, लगभग सीडीपी की जो है 50 से 60% आपका सिलेबस कवर हो गया है। 20, 25, 30% जो आपका सिलेबस है वो पेडागोजी सेक्शन से कंप्लीट होगा, जिसके लिए हम लोग डेली एमसीक्यू लाएंगे और आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो सीडीपी लगभग आपकी कंप्लीट है, दिक्कत की बात नहीं है। सीडीपी आप लोग पढ़िए, और पेडागोजी सेक्शन अब हम लोग कवर करने वाले हैं। बस अब हम लोग ईवीएस पर ही आने वाले हैं, और ईवीएस के भी हम हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, यहां पर बताया गया है। 72 का आंसर बताइए, दर्ज क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि का पहचान करना। आपको ये बताना है इसमें से क्या हमको नहीं करना चाहिए, यानी क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये हमको नहीं लिखना है, और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये हमको नहीं लिखना है, यानी कि ए और बी नहीं लिखना है। बाकी जो अभिलेख है उसमें हमको जो है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना है, बच्चों की रुचियों और संबंधों को पहचान करना है। तो ये दोनों चीजें हमको लिखना, बाकी मुख्य रूप से समस्यागत स्थिति, ये सारी चीजें आपको उपाख्यान अभिलेख में नहीं दर्ज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ये लिखना नहीं है, याद रखिएगा। 73 पर आते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ये बहुत ध्यान से है, आप इसको देख सकते हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। 73 का आंसर बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बिल्कुल, आप एक ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो भाई यहां पर बताया गया है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप एक लेसन करेंगे तो उस लेसन में आप कई सारे विषयों को आप मिला देंगे, जिससे बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, ज्यादा चीजें मिलाओगे, छात्रों को और ज्यादा आप समझाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 पे आइए। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों और शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। 74 बताइए इसका सही आंसर क्या है? देखो पेडागोजी में आंसर कई सारे सही हो सकते हैं, बट सटीक आंसर आपको उसमें बताना है क्या सही होगा। तो बिल्कुल यहां पर पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का कहा। तो उसका मेन काम क्या हो सकता है?
पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि कहने का मतलब है इसीलिए वो बनवा रहा था कि आप बनाइए तो उसको ये पता लगे कि आप क्या क्या चीजें बना रहे हो और क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप सही कर रहे हो। यानी वो आपके पूर्व ज्ञान को जानना चाहता है। अगर आपसे कोई गलतियां होती हैं तो वो चीजें जो है जानेगा, जो पुनीत है वो जानेगा और उसके बारे में आपको आगे चल के बताएगा। तो यहां पर जो है मेन चीज है उसके विचारों को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चलिए 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, बताइए। इसमें सही नहीं बताना है आपको। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में किसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसकी छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। 75 तो यहां पर सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, बिल्कुल सही है। इसकी छात्रों की प्रगति की निगरानी है, बिल्कुल सही है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा है, इन चीजों के बारे में। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती है, बिल्कुल करेक्ट चीज है। इसीलिए रचनात्मक आकलन की जाती है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी प्रगति क्या है, कोई अगर दिक्कत है तो उनमें सुधार किया जाए। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तैयारी में ना, रिपोर्ट कार्ड के लिए मैंने कल भी बताया था जब मैंने सीडीपी का क्वेश्चन करवाया था कि बच्चों का मूल्यांकन कभी भी इसलिए नहीं करवाया जाएगा कि उनके एकेडमिक के आधार पर उनको जज किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 76 पे आते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, बताइए। स्मिता अपनी शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, बताइए। चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो क्या करना होगा यहां पर, एक छात्र की मां को कक्षा में बुलाना जाना चाहिए जो ऑटो चालक है और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहिए कि इन्होंने कितनी कठिन परिश्रम और मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि बच्चे यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता का मतलब मैंने कल भी बताया था जब मैंने सीडीपी का क्लास करवाया था। रूढ़िवादिता का मतलब होता है ऐसी चीज जो चली आ रही है, ऐसी चीजें जो चली आ रही है बहुत दिनों से लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इसी चीज के लिए बताया गया कि रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो क्या है, वो एक ऑटो चालक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर ये बना है, याद रखिएगा। 77 पे आते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का ये। चलिए, बिल्कुल, तो जिन्होंने भी ए बताया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा तो आप सीधा बच्चों से बात करोगे और पूछोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपने नहीं किया है, ना कि उससे कहोगे जाओ दूसरे बच्चे से कार्य कंप्लीट करा दो। या माता पिता से बात थोड़ी करोगे, भाई बच्चा काम नहीं पूरा कर रहा है कि माता पिता काम नहीं कर रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चा किस प्रकार से और क्यों नहीं कर रहा है गृह कार्य, ठीक है। तो हम बच्चों से बात करेंगे और उनकी कठिनाइयों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल ही करेक्ट बताया है। 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। 78 का आंसर बताइए। अब इसमें कई सारे ऑप्शन सही होंगे लेकिन आपको सटीक आंसर बताना है, कौन सा इसका सटीक लॉजिक है।
चलिए, तो बिल्कुल अगर आपने यहां पर ऑप्शन नंबर डी बताया तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। जो मुस्कान है वो परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। तो उसका मेन मकसद था कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू, यानी इस इशू पर क्या है कि वो सभी की दृष्टिकोण लेनी चाहती है और सभी की सराहना में मदद करती है। ठीक है, कि आपने कौन कौन सा दृष्टिकोण है, इन सभी चीजों पर वो वाद विवाद पर जो है यहाँ पर बात करेगा। बाकी के 3 ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध नहीं, भाई प्रतिबंध से तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ सही हो सकता है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण को सराहना करने में मदद करेगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो है यहां पर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। तो बिल्कुल बी और डी में जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण यानी कई सारे छात्रों के जो विचार है उनको जानेगा। क्योंकि अब उनके विचार आपको सही लग सकते हैं, विचार उनके नहीं सही लग सकते हैं, लेकिन सबके विचारों को आप जो है मान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बी और डी ज्यादा लोगों ने आंसर किया होगा, तो इसका सही आंसर जो है सटीक वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। चलिए आंसर बताइए इसका 79 का, बताइए। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करेगा, इसके सही आंसर बताइए। तो सही आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर डी है, ये स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो जिन्होंने भी डी आंसर बताया है बिल्कुल ही करेक्ट बताया है, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया अपने इस चैनल पर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी है, पेडागोजी सेक्शन हमको कवर करना है, थ्योरी पार्ट हम लोगों को कवर करना है, सब कुछ करना है यहाँ पर। बस इस चैनल का साथ आप देते रहिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी जबरदस्त तरीके से, और हर एक सब्जेक्ट आपको करा दिया जाएगा, घबराना नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, किसके लिए बताइए? पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचना और विवरण को सीखने में। बताइए ईवीएस की जो एकीकृत प्रति है वो किसमें सहायक है, जो प्रकृति है किसमें सहायक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 80। तो बिल्कुल यहां पर बताया गया कि जब ईवीएस की जो प्रकृति है जब आप उसको एकीकृत कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो आपका यहां पर पाठचर्या है उसके भार को कम कर दिया जाएगा और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करती है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण। बताइए क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक जो है अवधारणा मानचित्रण नहीं है, क्योंकि यहां पर बात करते हैं ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत जो है वो सहयोग है, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहिए, न्याय के प्रति सरोकार रहिए और समानता के प्रति जो है सरोकार रहिए। तो यहां पर ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही गलत है। 82 पे आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको हम छोटा करते हैं और हो सकता है कि आपको देखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो, तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करिएगा। बड़ा है तो इसलिए मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है,
यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा, मेन उद्देश्य क्या है इसका। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सही हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही चीज़ है। ये पहले के किस हिसाब से तालाब होते थे, उनकी स्ट्रक्चर क्या था, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी, उनको जो है जानने में मदद करेगा। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करेगा। तो बिल्कुल ए सी डी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए सी डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 पे आते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बताइए, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। ठीक है, इंद्रियां शामिल हों तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो छात्र हैं उनको नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराइए, जिससे वो जो है फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटली भी उनका एक्टिविटी जो है यहाँ पर हो सके, क्योंकि वो उन छात्रों से इंद्रियों पर जो है सारी इंद्रियां उनकी जो है शामिल हों, वो इस तरीके की क्रियाकलाप करानी चाहती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 पे आते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है। भाई न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप जानोगे कि आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 पे आइए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो ये कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। छात्र जब प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे, नए नए चीजें निकल कर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? तोरांग का अर्थ है जंगल। बताइए किस राज्य में जंगल को तोरांग नाम से जाना जाता है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर झारखंड? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में जो जंगल है उसको तोरांग नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए 87 पर आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका किससे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है बिल्कुल जो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, जो आपका रीजनिंग में जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर ईवीएस में पूछा था। एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, ये आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको आप लगा लीजिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में भी दिक्कत हो, तो कोई बात नहीं भाई, अब इसको कवर भी तो करना, नहीं तो स्क्रीन पर ही नहीं आएगा। ठीक है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग, जिन छात्रों को रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है। आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करता हूँ इसको कैसे करना। देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप इसमें पहले एक डायरेक्शन बना दीजिए। ये आपका उत्तर दिशा की डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी और उसके बगल में ये पश्चिम हो जाएगा और ये आपका पूरब हो जाएगा।
अब हम इसको बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यप आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप दक्षिण में जाएंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपका x घर है और आपको विद्यालय y पे आपको जाना है। अब आप क्या करते हैं कि 125 मीटर आप दक्षिण में जाते हैं, यानी दक्षिण दिशा इधर है तो आपको 125 मीटर जो है दक्षिण दिशा की ओर जाना है। 125 मीटर आपको जो है दक्षिण में जाना है। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबी सुरंग है। अब यहां पर पूर्व में आपको 100 मीटर जाना है, ठीक है। उसके बाद में पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 जाते हैं। अब उत्तर आपका ऊपर की तरफ है तो आपको 125 जाना। अब यहां से यहां तक अगर आपका 125 है तो यहां से यहां तक भी आपका 125 होगा, यानी आप अब यहां पर पहुंच चुके हैं और यही आपका जो विद्यालय है ये वाई है। अब आपको बताना है कि आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहां स्थित है। देखिए यहां पर अगर यहां से पूछा गया कि y के सापेक्ष x का घर जो है तो y के सापेक्ष आप किस दिशा में है, तो आप हैं पश्चिम दिशा में, तो यहां पर सीधा आंसर आपका पश्चिम हो जाएगा। अब यहां पर पश्चिम सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है और कितनी दूरी पर हो, तो आपको पता है कि अगर यहां से यहां तक 100 मीटर है तो यहां से यहां तक भी जो है 100 मीटर होगा, तो पश्चिम 100 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो 100 मीटर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई लड़का जो है यहाँ पर चलता है नागरकोइल से 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार होता है। रेलगाड़ी 10:30 जो है नागरकोइली से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। तो सबसे पहले तो हमें इसमें काउंट कर लेना है कि कितना समय उसने चला। तो आपको हम यहाँ पर बता दें, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे 10:30 से, देखो 4 जून 2020 10:30 से 5 जून 2020 10:30 तक टोटल 24 घंटे हो जाएंगे आपके। उसके बाद में यहाँ पर फिर बात करें अगर हम 4:30 पर, तो यहां पर 24 घंटा हो जाएगा 4 जून 2020 से लेकर के 5 जून 2020 10:30 बजे तक। उसके बाद में यहां पर 10:30 है तो 1.5 घंटा यहां पर और बचेगा, तो 1 घंटा 30 मिनट आपका और बच जाएगा और 4:30 पर आपको जाना है। तो टोटल आप इनको जब जोड़ोगे तो 30 घंटा आपका आ जाएगा। ठीक है, 30 घंटा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर 1145 किलोमीटर की दूरी चलनी, तो आपको याद रखना है कि 30 घंटा हम चले थे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जब आपको चाल निकालनी होती है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी है 1145 और टाइम हमारा है 30 घंटा। अब आप इनको सॉल्व करिए। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से इसमें 3 दहाम 30 और 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन्नम 3, 3 अट्ठे 24। इसको काटना पड़ेगा भाई थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको थोड़ा काट दीजिए। 1145 बटे 30, तो 3 दाम 30, 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3 और 3 छक 18, सॉरी हाँ 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24। एक सेकंड में इसको फिर से काटता हूं, थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, 1145 और बटे का हो जाएगा 30, तो 3 दहाम 30, 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 3 छक 18, यानी कि 381.6। और जब आप नीचे का जीरो काटोगे 1 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी कि 38.16 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 38.5, क्योंकि वही आपका थोड़ा सा समथिंग में है, क्योंकि यहां पर लगभग पूछा गया है। तो 38.5 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का आंसर 38.16 आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग आंसर इसका। 89, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले तो दिया गया कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होगी जो अंडे देगी। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, सभी का अपना अपना जो है डिपार्टमेंट अलग होता है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, बताइए। चलिए तो बिल्कुल यहां पर बात करें तो देखो एक चीज मैं बता दूं, जो यहां पर मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन छत्रों में जो मेन होती है वो होती है मादा मक्खियां।
नर मक्खियों का वहां कोई औकात नहीं होता है, ये चीज मैं पहले बता दूं आपको। ये चीज मधुमक्खियों के बारे में आपको याद रखना। हो सकता है कि एक क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में आ जाए, जब भी मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल करेक्ट है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं और छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, इसमें नर मक्खों की कोई औकात नहीं होता। इसके लिए यहां पर ये जो बताया गया ऑप्शन नंबर बी कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर नर मक्खियां नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मादा मक्खियां अपना सारा काम कर लेंगी। यानी कि रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, लेकिन उनकी औकात कोई नहीं होती है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो को खत्म करिए उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको, अगर मुझे भी ये लग जाए कि हाँ आपको पसंद आया, मैंने भी मेहनत करके आपको पढ़ाया है और इसी प्रकार की आपको सारी क्लासेस यहां पर मिलेंगी। तो शाम को 7 बजे आपको जुड़ना रहता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, उन्हें भी बता दें। ठीक है, चलिए आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे, यानी कि मिर्च जो है वो आपके देश में कहां से आया था, बताना है आपको, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जब भी लोग आंसर दें। चलिए आंसर टाइप करें सभी लोग इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से जो है हम लोग मिर्ची को लेकर आए थे। तो आज के ये 30 क्वेश्चन ईवीएस के बड़े दमदार लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि 30 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी क्लासेस डेली आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।